दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। चुनाव आयोग की तरफ से देश भर में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्यक्रम यानी एसआईआर शुरू करने की योजना बनाई गई है। आज सोमवार को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और इसमें कई राज्यों में एसआईआर लागू की जाएगी, इसकी घोषणा की जाएगी। एक सूत्र के मुताबिक केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में एसआईआर की कार्यक्रम लागू किया जा सकता है। जिस तरह से बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर लागू किया गया और तमाम वोटर लिस्ट में संशोधन करके एक परफेक्ट वोटर लिस्ट तैयार किया गया है चुनाव आयोग के मुताबिक, उसके तहत चुनाव होंगे और ये चुनाव नवंबर में होने वाले हैं। इसी तरह से अब देश भर में एसआईआर लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और चुनाव आयोग का तर्क है कि पिछले 20 वर्षों में बहुत सारे वोटर लिस्ट में बदलाव आए हैं। बड़ी संख्या में लोगों का स्थानांतरण होने की वजह से और बड़ी संख्या में नए लोगों के सामने आने की वजह से जो पहले के वोटर लिस्ट है उसमें संशोधन करना बेहद जरूरी है और इसके बाद ही वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण सामने आ पाएगा। और इसी तर्क के साथ आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएगा कि वो किन किन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने वाला है और इस प्रक्रिया के तहत उसका पूरा जो कार्यक्रम है वो कितने दिनों का होगा और किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को निभाया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर कार्यक्रम लागू किया गया और उसके बाद जिस तरह से तमाम तरह की गलतियां चुनाव आयोग की सामने आई और उसके बाद जिस तरह से विपक्षी दलों की तरफ से सवाल खड़े किए गए और उसके बाद जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां जब सुनवाई हुई तो ये समझ में आया कि चुनाव आयोग सिर्फ घोषणा भर कर इस एसआईआर प्रक्रिया को लागू तो कर दिया, लेकिन इसमें पारदर्शिता बनी रहे, इसमें ईमानदारी बरती जाए और बड़ी संख्या में जो वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं उन्हें बरकरार रखने की कोई एक ऐसी व्यवस्था नजर नहीं आई जो चुनाव आयोग के कार्यक्रम के संदर्भ में बताया गया था। लेकिन चुनाव आयोग बार बार यही तर्क देता रहा कि उसे पारदर्शिता का पूरा ख्याल है, वो चुनाव के जो वोटर लिस्ट है उसमें संशोधन करके एक शुद्ध वोटर लिस्ट तैयार करना चाहता है और बड़ी संख्या में जो विदेशी घुसपैठिए देश में आ गए हैं और जिन्होंने वोटर कार्ड बना लिए हैं, ऐसे लोगों को संशोधन के जरिए बाहर किया जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के तहत जिस तरह से मृत लोगों को जिंदा दिखाया गया और जिंदा लोगों को मृत दिखाया गया और बड़ी संख्या में ऐसी गड़बड़ियां सामने आई जो इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आई थी। लेकिन चुनाव आयोग जब भी इस मामले को लेकर सवाल उठे उसने ऐसा जवाब दिया जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता बोल रहा हो, यानी उसने विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज किया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील सुप्रीम कोर्ट में दलील देने पहुंचे थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह कहते हुए साफ तौर पे इनकार कर दिया कि वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उसके अलावा आधार कार्ड को शामिल नहीं करेगा क्योंकि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इस तरह से सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई। इसके अलावा भी दूसरे जब मौके आए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में साफ रूप से कहा कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो किस तरह से एसआईआर कार्यक्रम लागू करे और किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करे। यानी सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई चल रही थी और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए जा रहे थे उसे सीधे तौर पे चुनाव आयोग की तरफ से मना किया गया और उसके बाद ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से इस मामले में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। जब इस मामले की पूरी सुनवाई प्रक्रिया चल रही थी, इस दौरान 2-3 मौके ऐसे आए जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे जो याचिका करता है खास करके योगेंद्र यादव को कहा कि अगर इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो वो सीधे तौर पे इसे पूरी प्रक्रिया को खारिज करने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगाएंगे। तब लोगों को भरोसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेगा और चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है अगर उसमें गलतियां पाई जाती है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम तरह की गलतियां सामने आती रहे। योगेंद्र यादव ने तो कुछ ऐसे लोगों को भी कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जिनको मृत बताया गया था लेकिन वो जिंदा थे। इसी तरह से
प्रशांत भूषण जो एक वकील है, सीनियर वकील है, उन्होंने भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग जुटा लिए जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे, लेकिन वो मौजूदा दौर में जिंदा हैं। ऐसे बड़ी संख्या में मामले सामने आए, लेकिन कोर्ट की तरफ से इन सारे मामलों की सुनवाई करते हुए भी कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया गया। आखिर में जो ये मामला हुआ और आखिर में जब 9 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई हुई और उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कह दिया कि वो चुनाव आयोग द्वारा लागू की जा रही प्रक्रिया में सीधे तौर पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो फिर सवाल उठा कि जब शुरू में ही याचिका दायर की गई थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे इस बात को कहते हुए इस मामले की सुनवाई करने से इनकार क्यों नहीं किया? क्यों लोगों को भरोसा दिया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मामले में कोई तरह की गलती पाई जाती है तो उस पर वो सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान लोगों को भरोसा हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की कोई गलती पकड़ी जाती है तो उसमें संशोधन का रास्ता बना है, उसे रद्द होने का रास्ता बना है। लेकिन जब सुनवाई आगे बढ़ती गई और जब आखिर में सुनवाई हुई तो ऐसा लगा कि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के सामने नतमस्तक हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई एसआईआर प्रक्रिया पर किसी भी तरह के हस्तक्षेप से बचना चाह रहा है। लेकिन इसी दौरान जिस तरह से मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग रुख देखने को मिला, कई बार वो चुनाव आयोग पे सख्त हुआ, कई बार वो याचिकाकर्ता को समझाते हुए नजर आए और कई मौके पे ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर कोई बड़ा निर्णय सुना सकता है। लेकिन आखिरकार लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। चुनाव आयोग जो चाहता था वही हुआ, क्योंकि सुनवाई के दौरान ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार चुनाव की घोषणा कर दी और उसके डेटों के ऐलान के साथ ही ये साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो महज दिखावा है। यानी अब देश भर में जितने भी एसआईआर के कार्यक्रम लागू किए जाएंगे, यानी केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आसाम में जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, इस दौरान जितनी भी लोगों की आपत्तियां आएगी, याचिकाएं दायर की जाएगी, उन मामलों की सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी तो ये पहले से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ऐसा सख्त निर्देश जारी नहीं करेगा, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मामले में एसआईआर मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, अब ऐसा लगता है कि देश के अन्य हिस्सों में जब एसआईआर की प्रक्रिया लागू की जाएगी, उसकी सुनवाई शुरू होगी और लोगों के जब एतराज सामने आएंगे और तमाम तरह के एक्टिविस्ट सामने आएंगे सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ खड़े होने के लिए, उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर वो याचिका दायर करते हैं तो ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के खिलाफ कोई बड़ा आदेश नहीं देगा, क्योंकि पिछले आदेश से ये साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं जाएगा, उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसे में चुनाव आयोग जिस तरह से भी और जिस प्रक्रिया से भी एसआईआर की कार्यक्रम लागू करेगा उसे आम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो आज शाम 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि चुनाव आयोग की तरफ से किन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लागू की जाएगी और इसका तरीका क्या होगा। लेकिन ये सीधे तौर पे साफ हो जाएगा कि अब जिस तरह से बिहार में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, इसी तरह से देश के अन्य हिस्सों में जहां जहां एसआईआर लागू किया जाएगा उन जगहों से बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट के नाम गायब हो जाएंगे। यानी बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की तादाद सामने आएगी जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा और ऐसे लोगों को क्या सरकारी जो योजनाएं हैं या सरकारी जो फायदे मिलते हैं उनका लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं रखेंगे। ऐसे में उनके और भी कई अधिकार छिन सकते हैं। इन तमाम बातों का जवाब आज चुनाव आयोग की तरफ से होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।